क्या हाल है साथियों। मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस में आप लोग का बहुत 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 स्वागत करता हूं। देखिए 17 जनवरी का करंट अफेयर हम लोग देखेंगे यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे डेली आपको स्टडी प्लान मिलता है, रोज मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होती है, डेली करंट अफेयर आपको 6 बजे मिल ही रहा है। साथ ही साथ रोज रात को 8 बजे आप लोग के साथ डाउट डिस्कशन भी होता है लाइव। ठीक, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप लोग ये वाला डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल। इसके बावजूद भी अगर कोई आप लोगों को डाउट है, किसी तरीके का क्वेरी है, तो आप लोग व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम कर सकते हो। 9650347272 इज़ आवर नंबर। जो आज के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं 17 जनवरी के, जो कि प्रीलिम्स और मेंस में आ सकते हैं यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन में, वो है ये सारे। चलिए इनको देख लेते हैं विस्तार से। ठीक, तो बिना किसी देरी के देखिए, पहला जो हमारा टॉपिक है जनरल स्टडीज़ पेपर 3 इकोनॉमी संबंधित है। यहाँ पर नेशनल स्टार्टअप डे मनाया गया पहला। ठीक, हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला कि 16 जनवरी हर साल नेशनल स्टार्टअप डे मनाया जाएगा। इम्पॉर्टेंट है, ठीक, इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। प्रीलिम्स और मेंस दोनों में पूछा सकता है। ठीक, तो उसमें कुछ कोड्स जैसे प्रधानमंत्री ने बोले हैं, तो वो आप सीधे सीधे उसमें लिख सकते हैं। जैसे उन्होंने इसको पिछले दशक को बोला है टेकेड। ठीक है, टेक्नोलॉजी का टेकेड टाइप से, ये मैंने आप लोगों को बताया भी था पीछे। तो ये कीवर्ड्स आपके आंसर्स में भी दिखने चाहिए। और या फिर टेकेड पूछ लिया जाए तो मान लीजिए किससे रिलेटेड है, प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे तो स्टार्टअप से रिलेटेड है। ठीक, और रिसेंटली न्यूज़ टेकेड न्यूज़ में था, बताइए किससे रिलेटेड है, तो स्टार्टअप से है। और उन्होंने बोला कि स्टार्टअप की जो इम्पोर्टेंस है इंडिया में, वो जब हम 100 साल अपने इंडिपेंडेंस का कंप्लीट करेंगे तो फ्यूचर में हमें दिखेगी, और ये नया रीढ़ की हड्डी बनेगा भारत की, नए भारत के। ठीक, टेकेड इन्होंने बताया है। और जहाँ पर इनोवेशन, नवाचार, उद्यमिता यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप, हेल्दी स्टार्टअप इकोसिस्टम यानी कि स्वास्थ्यवर्धक स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र, ये सब हुआ जिसने हेल्प किया हमें लिबरे इनोवेशन के जरिए गवर्नमेंट प्रोसेसेस को कम करते हुए, ब्यूरोक्रेटिक सैल्यूस को कम करते हुए, तो मतलब रेड टिपिज्म को कम किया है। ये सारी चीज़ें हैं। महोत्सव एक चल रहा था, शेड्यूल इसको किया गया 10 से 16 तारीख तक, और छठी एनिवर्सरी थी इंडियन स्टार्टअप इनिशिएटिव के। ठीक, और ये इवेंट में कई सारी चीज़ें सेक्टर्स पे इन्होंने यहाँ पर शोकेश किया, जैसे कि हेल्थ, एग्रीकल्चर, स्पेस, इंडस्ट्री 4.0, साइंस और बहुत सारे। मोर देन 150 स्टार्टअप को 6 वर्किंग ग्रुप्स में यहाँ पर जो है बांटा गया। वो थीम कौन कौन सी थी? वो थीम थी आपकी ग्रोइंग फ्रॉम रूट्स। ठीक, जो बहुत ही छोटे लेवल से उठ रहे हैं। नजिंग द डीएनए, फ्रॉम लोकल टू ग्लोबल, टेक्नोलॉजी ऑफ फ्यूचर, बिल्डिंग चैंपियंस इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये सारे स्टेटमेंट पीएमओ के द्वारा दिए गए। ठीक, अगला जो हमारा टॉपिक है जनरल स्टडीज पेपर 3, और ये है इकोनॉमी संबंधित ग्लोबल व्यूमन हेल्थ टेक अवार्ड्स। ठीक है, वैश्विक लेवल पे व्यूमन्स को जो है हेल्थ और टेक अवार्ड्स दिए जाते हैं। ये अवार्ड कौन देता है? पहले तो ये समझ लो, 2 स्टार्टअप अभी जो है आपके सपोर्टेड बाय बिराक। बिराक एक संस्था है, काउंसिल है, परिषद है, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल। इसने सपोर्ट किया 2 स्टार्टअप को, जिनको की अवार्ड मिला है ये वाला GWHTA अवार्ड। और ये अवार्ड देता कौन है पहले समझ लेते हैं। वर्ल्ड बैंक ग्रुप, मैंने आप लोगों को पीछे बताया भी है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप। और वर्ल्ड बैंक में कुछ अंतर होता है, कोई अंतर ये कमेंट करके बताएगा इसको। ठीक, वर्ल्ड बैंक ग्रुप और जो है आपका कंज्यूमर टेक्नोलॉजी एसोसिएशन, ये दोनों लोग मिलकर ग्लोबल वीमेन हेल्थ टेक अवार्ड देते हैं। तो अब कौन देता है ये आपको याद हो गया, और जो स्टार्टअप को मिला उसको बिराक ने यहाँ पे सपोर्ट किया था। कौन है वो 2 स्टार्टअप? वो पहला है कि निरामयी हेल्थ एनालिटिक्स प्राइवेट लिमिटेड, और दूसरा है इनासिल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। ठीक, इनको जो अवार्ड दिया गया है क्योंकि इन्होंने टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए विमेन की हेल्थ में, विमेन की स्वास्थ्य में, सेफ्टी में काफ़ी अच्छा काम किया है इमर्जिंग मार्केट्स में, जैसे इंडिया है हमारा। ठीक, और मतलब बढ़ता हुआ जो है यहाँ पर उभरता हुआ बाजार है। तो निरामयी हेल्थ एनालिटिक्स ने क्या किया कि इन्होंने एक सिंपल सी डिवाइस बनाई, मेडिकल डिवाइस बनाई, जिसमें कि आपका ब्रेस्ट कैंसर को जो है शुरुआती स्टेजेस में ही सिंपल और प्राइवेटली जो है वीमेन आराम से उसको डिटेक्ट कर सकती है कि हाँ भाई ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है, तो उसके हिसाब से वो अपना जो है ट्रीटमेंट स्टार्ट कर ले, जल्दी कर ले, कम दाम पे मिले, प्राइवेटली कर ले। इससे बढ़िया क्या हो सकता है? लो कॉस्ट है, पोर्टेबल है, कॉन्टैक्टलेस है,
लेस है, रेडिएशन फ्री भी है, रेडिएशन का बड़ा खतरा रहता है। तो ब्रेस्ट कैंसर के लिए मैमोग्राफी होती है, ये आप लोगों को पता होगा, तो अलग से क्वेश्चन भी पूछ सकता है। और पेनलेस कैंसर स्क्रीनिंग टूल है, नो इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। वहीं एनासेल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड ने फेटल लाइट से संबंधित जो है, फीटल लाइट से संबंधित यहाँ पे विनर्स को चुना गया। इसने कृत्रिम बुद्धिमत्ता का यूज़ करते हुए फेटल हार्ट रेट मॉनिटर जो होता है बच्चे का, उसको मॉनिटर करने की यहाँ पर जो है डिवाइस बनाई है। ठीक, तो ये दोनों को मिला है, निरामयी और इनर्सल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। कौन देता है? वर्ल्ड बैंक ग्रुप देता है। साथ में आपका कौन है? ये आपका कंज्यूमर टेक्नोलॉजी एसोसिएशन। ये दोनों स्टार्टअप बिराग के द्वारा समर्थित है, ध्यान रखना। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर को ही मैं जोड़ूंगा आपका स्पोर्ट्स में। ठीक, जनरल स्टडीज पेपर। विराट कोहली ने जो है पहले उन्होंने T20 से कप्तानी छोड़ी, फिर उनको ODI से कप्तानी से हटाया गया, और फिर अब इन्होंने साउथ अफ्रीका के साथ सीरीज जब हार गए तो उन्होंने टेस्ट की कप्तानी खुद छोड़ दी। ठीक, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये बहुत ही खराब कप्तान थे। टेस्ट कैप्टन सबसे सफल कैप्टन थे ये। ठीक, भारत में देखा जाए तो ये इन्होंने कप्तानी करी, इंडिया कैप्टनसी करी टेस्ट मैचेस में 68, जिसमें से 40 जीते। तो एज ए कैप्टन इनका रेशियो भी सबसे ज़्यादा है और एब्सोल्यूट नंबर्स में भी सबसे ज़्यादा जीत जो है टेस्ट मैचेस में एज ए कैप्टन विराट कोहली ने ही दिलाई। ठीक, 2015 में MS धोनी के बाद इनको लाया गया था। देखो आप लोग सोच रहे हो कि स्पोर्ट्स का क्यों, देखो स्टेट PCA एग्जामिनेशन तो पूछता है, UPSC ने प्रीलिम्स में भी इस बार पूछा है। ठीक, तो हो सकता है कि आगे जो है ये प्रीलिम्स में फिर पूछे और मेंस में भी क्वेश्चन इससे पूछ सकता है। तो ये मोस्ट सक्सेसफुल इंडियन कैप्टन रहे, और इन्होंने जो है टेस्ट एज ए अपीयरेंस जो है सबसे ज़्यादा टेस्ट में इंडियन टेस्ट कैप्टन की तरफ से करी, 68 बार। इतनी ज़्यादा बार कोई भी इंडियन टेस्ट कैप्टन नहीं बना। और सबसे ज़्यादा इंडियन कैप्टन की जो टेस्ट विन्स है वो भी इन्हीं के पास है, 40। इससे ज़्यादा 40 का जो फिगर है ओवरऑल वर्ल्ड लेवल पे देखें तो इससे ज़्यादा सिर्फ ग्रीम स्मिथ जो कि साउथ अफ्रीका से है, रिकी पॉन्टिंग ऑस्ट्रेलिया, स्टीव ये भी ऑस्ट्रेलिया से ही हैं। इन्होंने बस 40 से ज़्यादा टेस्ट मैचेस जीते हैं उनकी कप्तानी में। ठीक, काफ़ी डायनेमिक कैप्टन थे। इन्होंने जो है ऑस्ट्रेलिया में जाके पहली एशियन ऐसा कैप्टन था, एशियन टीम थी जिसने ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को हराया। ठीक, साथ ही साथ इन्होंने अपनी जब कप्तान बने रहे तो इनके पास रिकॉर्ड है कि सबसे ज़्यादा सेंचुरी भी कप्तान के तौर पे बनाई इन्होंने पूरे वर्ल्ड में। ठीक, तो ये 20 सेंचुरी इन्होंने बनाई, ये भी एक बड़ी बात है। और इन्होंने ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी भारत को इसके फाइनल में भी पहुंचाया, हालांकि वहाँ पे न्यूजीलैंड से हम लोग हार गए थे। ठीक, तो काफ़ी अच्छा इनका जो है रहा है। खैर ये रहता है, सूरज उगता है डूबता है, लेकिन उगने पे जो रोशनी करता है वो तो वही एनर्जी रहती है उसकी, और जो काबिल होता है उसकी काबिलियत कोई छीन नहीं सकता। ये सबसे बड़ा जो है एक वरदान होता है काबिल आदमी का। ठीक, चलिए जनरल स्टडीज़ पेपर 3 इकोनॉमी संबंधित अगला जो हमारा टॉपिक है, इसको जनरल स्टडीज़ पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से भी आप लोग जोड़ सकते हैं। बायलेटरल ट्रेड इंडिया और चाइना के बीच में बढ़ गया, खुश होने की बात नहीं है, बढ़ा, लेकिन चाइना ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है इंडिया को, इंडिया कम जो है एक्सपोर्ट कर पा रहा है चाइना को। और ट्रेड डेफिसिट जो है, व्यापार घाटा भी बहुत ही ज़्यादा हो गया है इंडिया के पर्सपेक्टिव में। ठीक है, ओवरऑल जो ट्रेड व्यापार हुआ वो 2021 में 125 बिलियन का हुआ, जो कि अभी तक का सबसे ज़्यादा है। चाइनीज़ कस्टम्स ने डाटा दिया है। ठीक, और इसमें चाइना का इंडिया का जो है दोनों को मिला के सिर्फ जो 2020 में अगर देखो तो 87.6 बिलियन US डॉलर का जो है ट्रेड हुआ था। ठीक, तब भी ट्रेड डेफिसिट हमारा ही था, और अब तो और ज़्यादा बढ़ गया। तो हम लोग पता नहीं, चाइना हमारे बॉर्डर खड़े होकर हमको रोज़ दहाड़ती है, रोज़ हमें परेशान करती है, और हम उनके साथ ट्रेड भी ज़्यादा कर रहे हैं। तो कुछ समझ में नहीं आ रही बात कि क्या चल रहा है। ठीक है, और चाइना क्या है, हमारे मार्केट में तो घुसा पड़ा है कस के, लेकिन हमको अपने मार्केट में घुसने नहीं देता और नहीं दे रहा है लगातार, और हम जो है खाली टिकटॉक बंद कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। खैर जो भी है, डेटा तो कभी झूठ बोलता नहीं है, फैक्ट्स आर फैक्ट, फैक्ट नेवर लाई। तो 2021 में जो है चाइना ने एक्सपोर्ट किया भारत में 97 बिलियन डॉलर, जो कि पिछले साल के पूरे ट्रेड से भी ज़्यादा थी। 46% की बढ़त हुई। इंडिया ने भी बढ़त करी 34% की, और 28 बिलियन डॉलर USD का एक्सपोर्ट किया चाइना को। ठीक, लेकिन ये इतना ज़्यादा नहीं है। ट्रेड डेफिसिट दोनों के बीच में अगर देखा जाए तो 69 बिलियन डॉलर का है, और ये काफ़ी ज़्यादा एक फ्रिक्शन वाला पॉइंट है।
और हमारी कंपनियों को वो लोग घुसने दे रहे हैं, जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स। जो ये ट्रेड डेफिसिट बढ़ा है चाइना से, इसके दो फैक्टर हैं। एक तो ये है कि हमारी बास्केट ऑफ कमोडिटीज़ जो हम इसको करते हैं चाइना को एक्सपोर्ट, वो बहुत ही कम है। ठीक, हमको वो घुसने नहीं देता, मार्केट एक्सेस नहीं देता। और जो हम एक्सपोर्ट करते भी हैं वो ज़्यादातर रॉ मटेरियल करते हैं। ठीक, और फिनिश प्रोडक्ट हमारे यहाँ वहाँ से आता है। तो ये चीज़ है, तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग में मतलब एक तरीके से कमी है। ठीक है ना, इनपुट हमारे यहाँ ज़्यादा मतलब सस्ता रॉ मटेरियल होने के बाद भी हम चाइना में वाला रॉ मटेरियल बेच के और फिर वहाँ से जो है फाइनल प्रोडक्ट खरीदते हैं। और उसके बाद एक्सपोर्टिंग जो चाइना है, चाइना मार्केट एक्सेस नहीं हमें देता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए, जिसमें हमारी ज़्यादा मतलब अपर हैंड है चाइना के कंपैरिजन में। और कुछ ऐसे सेक्टर जिसमें इंडिया ज़्यादा अच्छा है, जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स और आईटी, इसको भी मार्केट एक्सेस नहीं दे रहा है वो। और इंडिया बस खाली ऐसे ही जो है दूरबीन लगा के देख रहा है, और ये देखो भर भर के यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहा है। ठीक, और यूएसए वैसे चाइना का तीसरा सबसे बड़ा जो है ट्रेड पार्टनर बन गया। लेकिन कंट्री में अगर पूछा है तो सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर यूएसए होगा। ठीक, वैसे एशियन और यूरोपियन यूनियन, ये दोनों के बाद में यूएसए थर्ड सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर चाइना का है। और प्री पैंडेमिक टाइम यानी कि 2019 में देखा जाए तो 92 बिलियन डॉलर जो है यूएसडी था, और अब जो है यूएस डॉलर ये 100 को टच कर गया है। तो इंडिया कोविड की वजह से इंडिया चाइना का 2020 में तो कम था, लेकिन मतलब फिर से बढ़ गया है, क्या कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, चलिए आप लोगों से क्वेश्चन ये है कि एशियन कंट्रीज़ में बताइए कौन कौन से देश होते हैं, कितने देश होते हैं और उनका क्या क्या नाम है। ये मैंने आप लोग को ट्रिक भी एक बताई थी, CLMVT करके, आप लोग को याद होगा। ठीक, अगला जो हमारा टॉपिक है जनरल स्टडीज पेपर 1, ज्योग्राफी संबंधित है हंगा टोंगा। ठीक है, तो ये एक पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर में एक देश है। वहाँ पे लार्ज वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, मतलब ज्वालामुखी फूट गया, और इसकी वजह से सुनामी भी आ गई। तो अभी कई बार कारण आपसे पूछ ले अगर कहीं पे कि सुनामी जो है वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से भी आता है, बिल्कुल आता है, सामने आपके करंट अफेयर में आपने पढ़ रखा है। ठीक, अलग से मान लीजिए ये सब ना पूछ के होंगा टुंगा, और ना पूछ के आपसे पूछ ले ऐसे क्वेश्चन कि जो है बताइए कौन कौन से नीचे जो है सुनामी के आने के कारण हो सकते हैं। तो उसमें वोल्केनो बोलेगा तो आप अब तो उसको गलत तो नहीं साबित करोगे ना, गलत तो नहीं करके होगे, तो ऐसे याद रखो। और उन्होंने फिर फ्लड कर दिया जो है आपका नुकू अलोफा, ये कुछ अच्छे अच्छे नाम हैं, और ये साउथ पैसिफिक का कंट्री है। और ये सब बस वॉल्केनो का इरप्शन हुआ है, ये बस देख लीजिए। ये वॉल्केनो जो है सबमरीन है, यानी कि पानी की सतह के नीचे फटा है ये। ठीक, और ये जो वॉल्केनो है ये किस वॉल्केनिक आर्च को मतलब कैसे मतलब रिलेटेड है, हाईली एक्टिव टोंगा करमेडक आइलैंड्स। आप लोग क्या करो, मैप बुक खोलो, वर्ल्ड मैप बुक ले, मैंने आप लोग को ओरिएंट ब्लैक स्वान बताई है, उसका जाके आप देखोगे। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर करके एक है प्रशांत महासागर में, तो उसमें जो है टोंगा करमेडक जो है साउथ पैसिफिक ओशन में आपको दिखेगा। तो उसमें ये वाला जो है वॉल्केनो भी दिखाई देगा, और ये वाला कंट्री भी दिखाई देगा। ठीक, ये आइलैंड आर्च जो है ये प्रशांत जो प्लेट है आपकी, वो सबडक्ट करती है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के नीचे। ठीक, तो जहाँ पे सबडक्शन होता है दो प्लेट्स में, जहाँ सबडक्शन होता है वहाँ पे इस तरीके के वॉल्केनो बनते ही बनते हैं। देखिए ये सेटेलाइट व्यू है आपका होंगा टोंगा होंगा हपाई पता नहीं क्या क्या है, ये जनवरी 7, 2022 का। ठीक, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर दिखाई गई है सेटेलाइट व्यू के थ्रू। जनरल स्टडीज़ पेपर 3 के हिसाब से अगर आप देखो, सिक्योरिटी इश्यूज़ में आएगा आर्मी यूनिफॉर्म। पहले तो मैंने आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे भी बताया था कि आर्मी डे हम लोग मनाते हैं 15 जनवरी को, और वो इसलिए मनाते हैं क्योंकि जो हमारे पहले कमांडर इन चीफ बने थे भारतीय जो पहले कमांडर इन चीफ बने वो करियप्पा KM करियप्पा जी बने थे, जिनको कि बाद में फील्ड मार्शल की भी जो है उपाधि दी गई थी। ठीक, और फील्ड मार्शल इसके अलावा और कौन रहे, जनरल मैनेकशॉ। तो ये कमांडर इन चीफ जो है पहले भारतीय बने थे KM करियप्पा, 15 जनवरी 1949 को ही बने थे, इसलिए आर्मी डे हम मनाते हैं। और जो ब्रिटिशर थे जिनसे कि इन्होंने ये पद लिया था, उनका नाम था जनरल FR रॉय बुचर। ठीक, और इस दिन जो है हमारे आर्मी चीफ जो हैं जनरल MM नारावने, इन्होंने कई परेड भी वहाँ पे हुई, और इंडियन आर्मी की कॉम्बैट यूनिफॉर्म को इन्होंने लॉन्च किया, नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म है, और इसमें करीबन 12 लाख जो हमारे इंडियन आर्मी के जवान हैं उनको ये दिया जाएगा। नया यूनिफॉर्म काफ़ी अच्छी है, कॉमोफ्लैज का जो डिज़ाइन दिया गया, पैटर्न दिया गया, वो डिजिटल है, तो ज़्यादा हमारी टेरेन के हिसाब से है, तो देखने में छुप जाता है मतलब आसानी से। और 2008 के बाद ये बदली गई है। ठीक है, और इसमें जो शेड है वो ऑलिव ग्रीन है आपका,
और अर्दन स्ट्रेट शेड्स हैं आपके, ठीक, डिजिटल हो गया है ये वाला शेड जो बनाए गए हैं पैटर्न। और इसमें ऑपरेशनल कंडीशंस में काम करना, जंगल, प्लेन्स, मैदानी क्षेत्र, डेजर्ट, हाई एल्टीट्यूड, सब जगह जो है उसके लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें फैब्रिक जो है वो लाइटर है, स्टर्डियर है, ब्रेथेबल है। 70-30 कॉटन टू पॉलिस्टर रेशियो, याद याद रखिएगा, ये ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं भाई सीधे सीधे, ठीक, क्योंकि दिखने में भी आसान है तो एग्जाम में यही देख के क्वेश्चन बनाता है। और इसके अर्गोनॉमिकली जो डिज़ाइन है वो भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी दक्ष, जो इसका परिचालन है काफ़ी दक्षतापूर्ण है, ठीक, ऑपरेशनली इफेक्टिव है, न्यू जनरेशन कॉमोफ्लेज कॉम्बैट यूनिफॉर्म है। फैब्रिक जो है 15% लाइटर है, 23% जो है ज़्यादा स्ट्रेंथ है, और फटती उठती नहीं है जल्दी, जो यूनिफॉर्म है, और ऑर्गेनिक फीचर्स में ज़्यादा समय तक जो है कंफर्ट रहता है। ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो कॉटन टू पॉलिस्टर रेशियो क्या है? 70-30, ठीक, 70:30। अगला जो हमारा टॉपिक है जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी संबंधित गाइडलाइंस फॉर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल। देखो इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी को बढ़ावा दिया जा रहा है, और ईवी इज़ द फ्यूचर भी बोला जाता है। अब ईवी आ जाएगी, जैसे आपके पास मोबाइल है, मोबाइल को चार्ज तो करते हो ना, घर घर में आसानी चार्ज कर लेते हो, कोई ऐसा तो है नहीं दुकान जाना पड़ता है, या फिर कोई एक सरकार ने खोल रखे हैं पॉइंट वहीं चार्ज करते हो। तो उसी तरीके से हम ईवी लोग तभी खरीदेंगे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जब उनको सहूलियत हो कि भाई वो आसानी से चार्ज कर सकें। लेकिन इसको हम घर में भी बना लेंगे तो उसके लिए भी कुछ गाइडलाइन तो भैया गवर्नमेंट देगी ना, सेफ्टी के लिए और बाकी सब चीज़ों के लिए। तो वो गाइडलाइंस अभी निकाली है कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है, हम गवर्नमेंट भी बनाएंगे, पब्लिक भी बनाएगी, पब्लिक मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसका रहेगा, और घर में भी आप चार्ज कर सकते हो, ये भी बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मनाही नहीं है। लेकिन भाई साहब जो गाइडलाइन है वो सेफ्टी, सिक्योरिटी, इन सबसे संबंधित तो रहेगी रहेगी, ये चीज़ यहाँ बताई गई है, ठीक। अभी केंद्र ने जो है यहाँ पे रिवाइज कंसोलिडेटेड गाइडलाइंस और मानक यानी स्टैंडर्ड्स चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए निकाले हैं, ठीक। और इसमें जो है पब्लिक चार्जिंग स्टेशन भी हैं, और जो है प्राइवेट भी। व्हीकल को इंडिविजुअल ओनर्स भी अपना चार्ज कर सकते हैं। सबसे बड़ा स्टेप यही है कि रेसिडेंट्स अपने घर पे जाके चार्ज कर सकते हैं, लेकिन वो और एंटिटी जो है फ्री टू सेटअप, कोई इंडिविजुअल या फिर एंटिटी फ्री टू सेटअप पब्लिक चार्जिंग स्टेशन भी कर सकता है। कोई लाइसेंस लेने के लिए पब्लिकली भी उसको ज़रूरत नहीं है, घर पे भी चार्ज कर सकता है, बाहर भी। लेकिन भाई साहब तकनीक, सुरक्षा, सेफ्टी, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, प्रोटोकॉल, ये तो फॉलो करने ही पड़ेंगे, जो कि आपको मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी एंड सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी टाइम पर टाइम पे बताती जाएगी, उसको फॉलो करना पड़ेगा। और एक एग्जॉस्टिव जो है लिस्ट निकाली जाएगी कंप्लायंस रिक्वायरमेंट की पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस के लिए। पता चला ऐसा बन जाए, वो दग जाए तो क्या फ़ायदा है, ठीक है। तो गाइडलाइन जो है प्रोवाइड करता है, इंटरनेशनल चार्जिंग स्टैंडर्ड जो है उनको अपने अंदर लेता है, और इंडिया के चार्जिंग के जो स्टैंडर्ड दोनों का समावेश करके बनाया गया है याली गाइडलाइन। और इन चार्जिंग स्टेशंस को फाइनेंशियली वाइबल भी बनाएंगे, मतलब ऐसा नहीं खाली चार्जिंग का ही वेट कर रहे हैं, और भी कई सारे सोर्सेस वहीं पे बनाए जाएंगे ताकि उनको पैसा आता रहे। और साथ ही साथ रिवेन्यू शेयरिंग मॉडल होगा, आप बनाइए, सरकार भी कुछ ना कुछ उसमें से खा लेगी, ठीक है। तो रिवेन्यू का शेयरिंग भी होगी, क्योंकि सरकार ये तो कह रही है कि लाइसेंस नहीं लेना है, लेकिन ये नहीं कह रही है ना कि आप रिवेन्यू आएगा तो आप हमें नहीं दोगे। तो ये चीज़ है, पहले मतलब अभी तो फैसिलिटेट करेंगे ना, बाद में सब चीज़ें हो जाएंगी कि लाइसेंस भी लेना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें। अभी तो लोग को जो है चाहती है गवर्नमेंट की जो है इसको अपनाए, और फिर रिवेन्यू जब आने लगे और फिर थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाएंगे। पावर मिनिस्ट्री ने ये भी कहा है कि गाइडलाइन स्टैंडर्ड जो है प्रोपगेट करे, जो इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि लोग फास्टर अडॉप्ट करें, ठीक, अनुकूल बनाए अपने आप को इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए इंडिया में, और साथ ही साथ सेफ भी रहे, रिलायबल भी रहे, एक्सेसिबल भी रहे, और अफोर्डेबल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और इनको सिस्टम भी भारत में बने, ठीक। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी संबंधित है केमिकल फर्टिलाइजर। अभी होम मिनिस्टर जो है हमारे, उन्होंने फर्टिलाइजर से संबंधित बात करी। अब आप सोच रहे हो कि यार ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर करता तो ज़्यादा अच्छी बात थी। एक्चुअली इन्होंने इसलिए करी क्योंकि इनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ से जीत के आते हैं वो है गांधीनगर, जो कि गुजरात की कैपिटल भी है। तो वहाँ के जो फार्मर्स है उनको इन्होंने एक अपील करी है कि भाई साहब नेचुरल फार्मिंग की तरफ बढ़ो। नेचुरल फार्मिंग में क्या है भाई, गौमूत्र और गौ का गोबर यूज़ करिए, उससे बढ़िया अच्छी नेचुरल फार्मिंग होती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है। उन्होंने कहा कि कम से कम मैं चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जितने फार्मर्स हैं गांधीनगर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में, इनकी वहाँ पर 50% जो फार्मर्स हैं वो नेचुरल फार्मिंग की तरफ जाएं। और उन्होंने कहा कि केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करने से जो है कैंसर केसेस बढ़ रहे हैं। इन्होंने एक जो है साइंटिफिक प्रूफ भी दिया कि केमिकल फर्टिलाइज़र जब हम यूज़ करते हैं तो वो सॉइल के अंदर, सॉइल को बंजर बनाता जाता है धीरे धीरे। साथ ही साथ
जो पॉइजन है वो धीरे धीरे जो है अंडरग्राउंड जाते जाते पानी के स्रोत में मिल जाता है, और जिससे कि जो है टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है। नेचुरल फार्मिंग यूज़ करिए आप, और उसमें यूज़ करिए गोबर का, गौमूत्र का, और उससे जो है प्रोडक्टिविटी आपकी बहुत बिल्कुल अच्छी हो जाएगी। ठीक, तो ये इन्होंने यहाँ पे बोला। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, याद आ रहा है? या तभी आएगा जब आप रिवीजन करोगे लगातार, और रिवीजन नहीं करोगे तो मैं लिख के दे सकता हूँ, जो आप लोग के साथ होता है ना कि सर पढ़ा तो था लेकिन याद नहीं आया एग्जाम में। रिवाइज नहीं करोगे और सिर्फ क्वांटिटी के पीछे भागोगे, हर एक चीज़ को 10 जगह से पढ़ने की कोशिश करोगे, तो ऐसे ही होगा। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। ठीक, अगला जो हमारा टॉपिक है आर्ट एंड कल्चर संबंधित है, जनरल स्टडीज पेपर 1। देखो, एक मूर्ति है हमारे यहाँ जो कि आपका यूपी के लोखारी टेम्पल से गायब हो गई थी। ठीक, ये देखिए, ये योगिनी है जिसकी शक्ल जो है बकरी की है। ये यहाँ से गायब हो गई थी और ये पहुँच गई थी, ये ऐसे आर्टिफैक्ट्स का बड़ी मार्केट होती है, और ये पहुँच गई थी यूनाइटेड किंगडम। ठीक, तो लोखारी टेम्पल बांदा उत्तर प्रदेश में जो है तो यूपीपीएससी का ये स्पेशल करंट अफेयर भी है, इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकता है वो बताऊंगा। तो 10वीं सेंचुरी की आइडल जो थी गोट हेड योगिनी, वो इलीगली यहाँ से रिमूव कर दी गई थी, अब वो वापस भारत आ गई है, ये हमारे कल्चर मिनिस्टर ने अभी बताया। हाई कमीशन ऑफ इंडिया जो लंदन में है, उन्होंने कहा भाई साहब कि जो है यहाँ पर कुछ ये उन्होंने एक तो वापस कर दी है, हमारे यहाँ प्रत्यावर्तन कर दिया है, अच्छी बात है। 10वीं सदी की स्टोन आइडल है, और ये ओरिजिनली जो है स्टोन डाइटीज कई सारी जो सैंड स्टोन के बने हुए हैं लोखाई टेम्पल में उसमें थे, फिर लेकिन ये चली गई थी। ठीक, काफ़ी खूबसूरत है, देखिए यहाँ पर बना हुआ है। और फिर ये आर्ट मार्केट में लंदन में आई कुछ टाइम के लिए 1988 में, और फिर अक्टूबर लास्ट ईयर में हाई कमीशन जो यूके इंडिया का है वहाँ पर यूके में, उसने बताया कि भाई साहब एक किसी प्राइवेट किसी के यहाँ निजी उसमें रेसिडेंस पे के गार्डन में रखी हुई थी। ठीक, तो अब ये वापस कर दी गई है। मेन चीज़ आपको जो देखना है वो है लोखारी टेम्पल, बांदा उत्तर प्रदेश में है, वहाँ से ये जो है आइडल गई थी। आइडल है गोट हेड या योगिनी। ठीक, और ये टेम्पल आर्किटेक्चर कैसा है इसका, यूपीएससी यूपीपीएससी दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। जनरल स्टडीज पेपर 2 हेल्थ इश्यूज संबंधित, देखिए भारत ने 16 जनवरी को ही चालू किया था पिछले साल आपका जो है वैक्सीनेशन ड्राइव कोविड-19 से निपटने के लिए, तो 1 साल पूरा हो गया, तो भाई साहब उसकी एनिवर्सरी मना रहे हैं हम। ठीक, और भारत ने 156 करोड़ जो है टीके भी लगा दिए हैं, 156 करोड़ 63 लाख, बहुत बड़ा प्रोग्राम है यार। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है वैक्सीन लगाने वाला देश भारत है, ये बहुत अच्छी बात है, और ये दुनिया के लिए मिसाल है। ठीक, तो ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव है पेंडेमिक को रोकने के लिए। 16 जनवरी को चालू हुआ था, और फ्रंट लाइन वर्कर के लिए 2 फरवरी से, फिर जो है पहले 60 साल के ज़्यादा उम्र वालों को दी गई, फिर 45 साल के ज़्यादा उम्र वालों को दी गई, फिर 1 मार्च से पिछले साल 2021 में 18 साल उसके ऊपर वालों को देनी चालू कर दी गई थी। आपका नहीं, इसमें जो है पहले तो 60+ वालों को देना चालू किया गया, फिर आपका जो 45 से ऊपर थे, और या फिर कोमॉर्बिड क्या होता है, मान लीजिए उसको डायबिटीज़ है किसी को, तो पहले से एक मॉर्बिडिटी है, उसको डिजीज़ है, और साथ ही साथ कोविड भी हो गया, तो मतलब इस तरीके के लोगों को जो है 1 मार्च से देना चालू किया गया था। फिर 18 साल के ऊपर वालों को 1 मई 2021 से देना स्टार्ट किया गया था। पिछले साल जो सेकंड वेव आई थी, कई लोग, लाखों लोग, मतलब अब सरकारी आंकड़ा तो बहुत कम है, काफ़ी लोग मर गए थे, तो उसमें अगर ये 1 मई से पहले, अगर क्योंकि पहले हफ्ता जो था अप्रैल का उससे ये चालू हो गया था काफ़ी ज़्यादा जो है तांडव मौत का, तो अगर ये चीज़ें जो यूथ है, क्योंकि यूथ ही ज़्यादातर इलेक्शन और उन सब में नाच रहा था, तो उसको अगर पहले दी जाती 1 मार्च वर्ष से, और थोड़ा सा जल्दी किया जाता, तो हो सकता है कि त्रासदी नहीं होती। जैसा कि अभी देखो कितनी ज़्यादा वैक्सीनेशन हो गई, तो थर्ड वेव में है भारत। मैंने आप लोग को बताया भी था, आर वैल्यू एक चीज़ होती है, किसी को याद आ रहा है? रिवीजन नहीं करोगे, मैं बता रहा हूँ, कुछ फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं। आर वैल्यू मैंने ये भी बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओमी श्योर करके एक जो है टाटा ने बनाई है, जिसके ज़रिए कोविड का अगर ओमिक्रॉन का वेरिएंट है तो वो टेस्ट किट जो है ओमी श्योर यूज़ करके आप उसको जो है वो कर सकते हो, पुख्ता कर सकते हो कि भाई ओमिक्रॉन वाला वेरिएंट ही कोविड का है कि कौन सा है। इसमें एक स्ट्रेटजी यूज़ होती है, उसका नाम बताइए। ठीक, ये सब याद रखो, ये क्वेश्चन यहीं से आएंगे। ठीक है, और जो मैं जिस पे एम्फेसिस करके बोलता हूँ, प्लीज़ उसको और अलग से चाहो तो एक पेपर पर लिखते रहा करो। ठीक,
और नहीं तो ये लिख लो भाई साहब कि किस दिन मैंने इसको पढ़ाया, और भाई सैटरडे को तो पूरा वीकली करंट अफेयर का रिवीजन हम कराते ही हैं, वहाँ पे आप कर सकते हो इसे। तो इसमें जो है काफ़ी प्रिकॉशनरी डोज अभी इस साल क्या हुआ है कि 15 से 18 साल तक के बच्चों के बीच जिनकी उम्र है उनको 3 जनवरी से चालू कर दिया उनका वैक्सीनेशन। और साथ ही साथ और भी ज़्यादा प्रिकॉशनरी डोज यानी कि बूस्टर डोज दी जा रही है हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर, 60+ इंडिविजुअल को 10 जनवरी से इसी साल। कोविड-19 के टीके 156 करोड़ हो चुके हैं भारत में। ठीक, तो चलिए एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। समरी रिवीजन है आपका 17 जनवरी 2022 का। नेशनल स्टार्टअप डे हर साल मनाया जाएगा 16 जनवरी को। ग्लोबल हेल्थ टेक अवार्ड्स अभी भारत के की तरफ से 2 जो है उन लोग को दिया गया। ठीक, इसको बिराक ने सपोर्ट किया था। और ये अवार्ड कौन देता है? आपका वर्ल्ड बैंक ग्रुप देता है, और एक और संस्था है, वो दोनों मिलकर देखती हैं। ऊपर आप जाके जो है टाइम स्टैम्प लगे हैं, देख सकते हैं। विराट कोहली टेस्ट कैप्टन से भी अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। बायलैटरल ट्रेड जो है इंडिया और चाइना के बीच में $127 बिलियन हो गया। चाइना जो है ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है भारत में, भारत कम एक्सपोर्ट कर पाता है चाइना में। चाइना मार्केट एक्सेस नहीं देता है, और जो ट्रेड डेफिसिट है वो $69 बिलियन का हो गया है, जो कि बहुत ज़्यादा है। होंगा टोंगा जो है यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन हो गया। पैसिफिक, साउथ पैसिफिक ये एक कंट्री है। ठीक, और ये टोंगा कर्माडक जो आपकी एक आर्च है जिस मतलब उसमें जो है ये वॉल्केनो पाया जाता है। आर्मी यूनिफॉर्म और अच्छी हो गई है। 15 जनवरी को जिस दिन आर्मी डे होता है उस दिन हमारे जो आर्मी चीफ हैं नारावने जी, उन्होंने नई यूनिफॉर्म जो है लॉन्च करी। गाइडलाइन जो है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है अभी लॉन्च करी गई। इसमें यह है कि कोई इंडिविजुअल या फिर कोई इकाई या फिर एंटाइटी वो अपना घर पे भी चार्ज कर सकता है। अगर वो पब्लिकली भी चार्जिंग स्टेशन बनाना चाहता है तो उसको कोई लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं। हाँ, लेकिन ये गाइडलाइन मानक के अनुसार जो भी तकनीक, जो भी सेफ्टी, जो भी रिलायबिलिटी के लिए जरूरी गाइडलाइंस है उनको जरूर फॉलो करना होगा। केमिकल फर्टिलाइज़र का उपयोग मत करिए, ऐसा होम मिनिस्टर जी ने बोला है अपनी गांधीनगर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में। उन्होंने कहा कि इसकी जगह जो है आप गौमूत्र और गोबर का यूज़ करिए, जो कि नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देगा। और रासायनिक जो उर्वरक होता है इसकी वजह से कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं, और ये धीरे धीरे जो है पानी में जाके मिल जाता है, जिससे और ज़्यादा टॉक्सिसिटी आ रही है। गोट हेड योगिनी ये एक लखारी जो है आपका टेम्पल है बांदा उत्तर प्रदेश में, वहाँ से ये जो स्कल्पचर थी गायब हो गई थी। अभी यूके से ये वापस भारत में भेजी गई है, रिसीव हो गई है भारत में। गोट हेड योगिनी याद रखना। ठीक, 10वीं सेंचुरी की वाली मूर्ति है। इंडिया कोविड वैक्सीनेशन जो है आपका 1 साल हो गया। 16 जनवरी पिछले साल ये चालू किया गया था। भारत ने 156 करोड़ 63 लाख वैक्सीनेशन टीके लगा चुका है, जो कि एक बड़ा कीर्तिमान है। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा वैक्सीनेशन का जो है ड्राइव है पूरी दुनिया में। तो कैसा लगा आप लोगों का करंट अफेयर आज का? अगर अच्छा लगता है तो लाइक का बटन दबाइए, नहीं अच्छा लगता तो डिसलाइक करिए। क्या रीज़न है ज़रूर बताइए, इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं हम लोग। कभी भी जो है हमेशा लर्निंग हमारा फेज़ है, कभी ज़िंदगी में ये नहीं सोचना चाहिए कि हम सबसे ज़्यादा लर्न कर चुके हैं। ठीक, अगर पसंद आता हो तो लाइक करिए, नहीं पसंद आता तो डिसलाइक करिए। रीज़न ज़रूर बताइए कमेंट करके, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को आप जोड़ सकते हैं आपके अपने चैनल में कमेंट शेयर सब्सक्राइब करा के, और आंसर्स के जवाब जरूर दीजिएगा। ठीक, तो चलिए कल फिर से मुलाकात होगी आप लोग से सुबह 6 बजे। तब तक ले आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है। वंदे वंदे मातरम।